Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ग्रेट बैरियर रीफ। हम जानेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, ये क्यों फिर से न्यूज में आया। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है और मैप में इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। A UN panel recommended that Australia Great Barrier Reef be designated as World Heritage Site in danger। जो एक यूनाइटेड नेशन का पैनल है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है उसको डेजिग्नेट किया जाए कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि खतरे पे है, इन डेंजर में है। बैकग्राउंड उसको हम समझते हैं। आफ्टर लूजिंग हाफ ऑफ इट्स कोरल सिंस 1995 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ओशियन वार्मिंग, द ग्रेट बैरियर रीफ हैज बीन एडेड टू अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट कुड बी लिस्टेड एज इन डेंजर। इसने लॉस कर दिया अपना हाफ ऑफ इस कोरल को 1995 से अभी तक के दौरान क्लाइमेट चेंज और ओशियन वार्मिंग के कारण। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इस कारण इसको ऐड किया जा रहा है, जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, जिसको लिस्ट किया जाता है एज इन डेंजर कैटेगरी पे। उसमें The reef is under threat from frequent bleaching event, including the first this year amid a La Nina phenomena, which formally brings colder temperature। और जो रीफ जो है वो थ्रेट पे है फ्रीक्वेंसी ब्लीचिंग इवेंट के कारण, जो पहला इस बार हुआ ला लीना फिनोमिना के कारण, नॉर्मली कोल्डर टेम्परेचर के कारण। Bleaching occurs when the water temperature rises too high, leading coral to expel the colorful algae that live in their tissue and turn white। अब ब्लीचिंग तब होता है जब वाटर का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, टू हाई हो जाता है, जिसके कारण कोरल जो है वो एक्सपेल करता है कलरफुल एल्गे को जो कि रहते हैं उनके टिश्यू पे और टर्न व्हाइट हो जाते हैं। According to UNESCO, the reef capacity to recover from climate change impact is significantly weakened। और यूनेस्को के अनुसार जो कोरल रीफ का कैपेसिटी था रिकवर करने का क्लाइमेट चेंज से खुद को, ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम जान ले। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम क्रिएटेड बाय बिलियंस ऑफ स्मॉल एनिमल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, जिसको क्रिएट किया गया था बिलियंस ऑफ स्मॉल एनिमल्स के द्वारा, जिसको कि कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। It is located in the Coral Sea of the coast of Queensland, Australia, and this world largest single structure built by living creature is visible from space। और ये आपका लोकेटेड है कोरल सी में ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है जिसको बिल्ड किया गया है लिविंग क्रिएचर के द्वारा, जो कि विजिबल है स्पेस से। It support a diverse range of life and was designated a World Heritage Site in 1981। और ये सपोर्ट करता है डाइवर्स रेंज ऑफ लाइफ को और इसको डेजिग्नेट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे 1981 पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WHO विल नाउ कॉल मंकी पॉक्स एमपॉक्स। WHO जो है वो अब मंकी पॉक्स को एमपॉक्स बोलेंगे। क्यों कहेंगे, फिर मंकी पॉक्स क्या है, इस सबको हम समझेंगे। The World Health Organization announced that it would start using the term mpox for monkeypox as the name was racist and stigmatizing। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि अब जो है वो यूज करेंगे टर्म एमपॉक्स का मंकी पॉक्स के लिए, क्योंकि जो मंकी पॉक्स नाम था वो रेसिस्ट था और स्टिग्मेटाइजिंग था। मंकी पॉक्स के बारे में हम समझ लें। Monkeypox, which was named in 1970 because the virus that caused the disease was first discovered in captive monkey in 1958, does not have much to do with monkeys। The most likely reservoir for the virus, which has circulated for several years in a few Central African countries after jumping to human throughout zoonosis, is the bush or rodent। जो मंकी पॉक्स है, इसका नाम 1970 में जो वायरस जो था जिसको पहली बार जिसका डिस्कवर किया गया था कैप्टिव मंकी पे 1958 में, इस कारण रखा गया था। लेकिन इसका कोई खास रिलेशन नहीं है मंकी के साथ। यानी अगर फ्रेम किया जाए क्वेश्चन डायरेक्ट, आप समझिए कि मंकी के कारण ये नहीं होता है। ये जो है मोस्टली लाइकली रिजर्वॉयर है वायरस का, जो कि सर्कुलेट किया सेवरल ईयर तक कुछ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री पे जंप करते हुए ह्यूमंस को जूनोसिस, बुश या रोडेंट के कारण ये डिजीज होता है आपका। तो मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, तो जूनोसिस, बुश या रोडेंट। WHO said that assigning name to new and in some cases existing disease is the responsibility of the global body under the International Classification of Disease and the WHO family of international health related classification through a consultative process which include WHO member states। और WHO ने कहा है असाइन करना नेम जो है एक नए व कुछ केसेस को एग्जिस्टिंग डिजीज का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल बॉडी का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और WHO फैमिली ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रिलेटेड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के माध्यम से, जो कि इंक्लूड करता है WHO के मेंबर स्टेट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू ड्रॉट रेसिलेंट वेट जीन। तो जो नया ड्रॉट रेसिलेंट वेट का जीन है, इसके बारे में हम जानेंगे, वेट जीन के बारे में। साइंटिस्ट एट द जॉन इंच सेंटर इन कोलैबोरेशन विद एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर डिस्कवर द न्यू रिड्यूस हाइट ऑफ सेमी ड्वार्फ जीन कॉल्ड RST13।
जो साइंटिस्ट है जॉन इन सेंटर के, उन्होंने कोलैबोरेट किया है इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर के साथ और डिस्कवर किया है एक न्यू रिड्यूस हाइट का सेमी ड्वार्फ जीन को, जिसको नाम दिया गया है RHT13 यानी RHT13। ये जो आपका है ये ड्रॉट रेसिलेंस वेट जीन है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किया जा सकता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये रिड्यूस हाइट सेमी ड्वार्फ जीन है, वेट जीन। Reduced height genes mean that the seed can be planted deeper in the soil, giving access to moisture without the adverse effect on seedling emergence since with existing wet variety. Reduced height genes का मतलब है कि सीड को प्लांट किया जा सकता है अब डीपर सॉइल पे। इससे क्या होगा, वो आसानी से मॉइस्चर कंटेंट कर पाएगा बिना कोई इसका एडवर्स इफेक्ट देखे हुए सीडिंग के ऊपर, जो कि एग्जिस्टिंग वेट वैरायटी पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा इसका। ये एक प्लस पॉइंट है। इट यू विथ अर्लियर ड्वार्फ सीड, क्या प्रॉब्लम था इसके पहले का जो ड्वार्फ सीड था उसके साथ। ड्वार्फ सीड इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन हैज सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज ऑफ नॉट वर्किंग इन ड्रॉट लाइक कंडीशन। When this variety are planted deeper to access moisture in water limited environment, they can fail to reach the surface of the soil. जो ड्वार्फ सीड था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे, इसका सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज था, ये नहीं काम कर पा रहे थे ड्रॉट लाइक कंडीशन पे जब इस वैरायटी को प्लांट किया जा रहा था डीपर, ताकि वो एक्सेस कर पाए मॉइस्चर को वाटर लिमिटेड एनवायरमेंट में। तो ये पहुंच नहीं पाते थे सरफेस तक सॉइल के, जिस कारण क्या होता था वो ग्रो नहीं कर पाते थे। बेनिफिट क्या होगा नए जीन का, न्यूली डिस्कवर जीन आउटकम्स दिस प्रॉब्लम ऑफ सीडलिंग इमरजेंस बिकॉज ये जीन एक्ट इन सिचु हायर अप इन द वेट स्टेम। जो न्यू डिस्कवर जीन है ये ओवरकम कर रहा है इस प्रॉब्लम को। जो सीडलिंग है वो इमर्ज करेगा, आपका जीन एक्ट करेगा एक टिश्यू जो कि हायर होगा वेट स्टेम से। So the dwarfing mechanism only takes effect once this seedling has fully emerged. This gives farmer a significant advantage when planting deeper in dry condition. इस कारण जो ड्वार्फिंग मैकेनिज्म है ये तभी इफेक्ट करेगा जब सीडलिंग जो है पूरी तरीके से इमर्ज हो जाएगा। इससे क्या होगा, फार्मर को एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलेगा जब वो प्लांटिंग करेंगे डीपर ड्राई कंडीशन में तब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WMO स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021। तो जो WMO का स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स है 2021 का, इसके बारे में हम समझते हैं। The World Meteorological Organization has published its first State of Global Water Resource report in order to assess the effect of climate, environmental and societal changes on the Earth water resources. जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने पब्लिश किया है इसका पहला स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट को, जो कि एसेस कर रहा है जो इफेक्ट है क्लाइमेट का, एनवायरमेंटल और सोसाइटल चेंजेस का अर्थ के वाटर रिसोर्स के ऊपर। द रिसेंट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 urged government to further integrate water into adaptation effort. The first time water has been referred to in a COP outcome document in recognition of its critical importance. और जो हाल ही में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था COP27, उस दौरान अर्ज किया गया था, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया था कि वो फर्दर इंटीग्रेट करे वाटर को एडेप्टेशन एफर्ट पे। ये पहली बार था कि वाटर को रिफर किया गया था COP आउटकम्स डॉक्यूमेंट में, रिकॉग्नाइज किया गया था इसका क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रिपोर्ट लुक्स एट स्ट्रीम फ्लो, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज एंड द क्रायोस्फीयर। और जो पहला एडिशन था रिपोर्ट का वो कंसीडर कर रहा था स्ट्रीम फ्लो को, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज और क्रायोस्फीयर को। ये आप देख सकते हैं तीनों को जो समझाया जा रहा है। स्ट्रीम फ्लो, द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए रिवर चैनल एट एनी गिवन टाइम। स्ट्रीम फ्लो में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो फ्लो करता है किसी भी रिवर चैनल से किसी भी गिवन टाइम के दौरान। टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज क्या होता है, जो सारा वाटर है लैंड में, लैंड के सरफेस पे और सब सरफेस पे वो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज पे आता है। और क्रायोस्फीयर जो फ्रोजन वाटर है वो क्रायोस्फीयर में आता है। की पॉइंट ऑफ स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 का, इसको हम जानते हैं। देयर इज लैक ऑफ एक्सेसिबल वेरीफाइड हाइड्रोलॉजिकल डाटा, यानी कमी है एक्सेसिबल वेरीफाइड हाइड्रोलॉजिकल डाटा का। Large area of the globe recorded drier than normal condition in 2021, a year in which precipitation pattern were influenced by climate change and La Nina effect. जो लार्ज एरिया है ग्लोब का वहां पे रिकॉर्ड किया गया था ड्रायर देन नॉर्मल कंडीशन 2021 में, जो कि ईयर था जहां पर प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो था उस पर प्रभाव देखा गया था क्लाइमेट चेंज और ला नीना इवेंट का। डिस्टर्बेंस इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हैज लेफ्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन ए वल्नरेबल स्टेट। और जो डिस्टर्बेंस देखा गया है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे, इसने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को एक वल्नरेबल स्टेट में छोड़ दिया है। Between 2001 to 2018, UN Water reported that 74% of all natural disasters were water related. और 2001 से 2018 के दौरान यूएन वाटर ने रिपोर्ट किया है कि जो 74% सारा नेचुरल डिजास्टर जो देखा गया था इस दौरान वो वाटर रिलेटेड था। 6 बिलियन पीपल फेस इनएडिकेट एक्सेस टू वाटर फॉर एटलीस्ट अ मंथ पर ईयर। और जो 6 बिलियन पीपल है उनको इनएडिकेट एक्सेस का सामना करना पड़ता है वाटर का कम से कम 1 मंथ पर ईयर पे। Annual glacial runoff increase initially due to the melting of glacier until the turning point called peak water is reached, after which the runoff decline.
और जो एनुअल ग्लेशियर रन ऑफ है वो बढ़ा है इनिशियली मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर के कारण, जब तक कि जो टर्निंग पॉइंट है जिसको कि पीक वाटर हम कहते हैं वो बहुत ना जाए, जब रन ऑफ डिक्लाइन करेगा। रिकमेंडेशन क्या किया गया इस रिपोर्ट में? एक्सेलरेट द अवेलेबिलिटी एंड शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डाटा इंक्लूडिंग रिवर डिस्चार्ज एंड ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन इंफॉर्मेशन। यानी एक्सेलरेट करना होगा जो अवेलेबिलिटी है और शेयरिंग को हाइड्रोलॉजिकल डाटा का, जिसमें कि रिवर डिस्चार्ज और ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन इंफॉर्मेशन को भी आपको शेयर करना होगा। इन्वेस्ट इन फिलिंग द कैपेसिटी गैप इन कलेक्टिंग डाटा। इन्वेस्ट करना होगा हम लोग को, जो कैपेसिटी गैप हो रहा है कलेक्ट करने को लेकर डाटा को, उसको कम करना होगा। Working together as a global hydrological community on developing the annual state of global water resource। काम करना होगा एक साथ ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल कम्युनिटी के तौर पे डेवलप करने के लिए एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज को। डेवलपमेंट ऑफ एंड टू एंड ड्रॉट एंड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। डेवलप करना होगा एंड टू एंड ड्रॉट और फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो हम जानेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट फ्लोट द आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है जो आइडिया है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। इनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम जान ले। ड्राई ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड ऑन द इंडियन कॉन्टिनेंट। यानी ये ड्राई ग्रासलैंड या स्क्रबलैंड में पाए जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इन इंडिया इस पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात। और भारत में इनका जो पॉपुलेशन है वो कन्फाइंड करता है ज्यादातर राजस्थान या गुजरात में पाए जाते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन ऑकर इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। और स्मॉल पॉपुलेशन इनका देखा जा सकता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी। खतरा क्या है इनके लिए? द बिगेस्ट थ्रेट टू दिस स्पीसीज इज हंटिंग फॉलोड बाय ओकेजनल पोचिंग आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, collision with high tension electric wire, fast moving vehicle and free ranging dogs in village। जो सबसे बड़ा खतरा है इस स्पीसीज के लिए वो हंटिंग है। उसके बाद जो ओकेशनल पोचिंग होता है आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया का, कॉलिजन जो इनका होता है हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर के साथ, फास्ट मूविंग व्हीकल के साथ, और जो फ्री रेंजिंग डॉग्स है विलेज में वो इनको हंट कर देते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, तो शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। अपेंडिक्स 1 में ये आते हैं साइट के। अपेंडिक्स 1 ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर ऑन IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट में इनको क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It has been identified as one of the species for the recovery program under the integrated development of wildlife habitat of the Ministry of Environment and Forest, Government of India। और इसको आइडेंटिफाई किया गया है वन ऑफ द स्पीसीज में से एक के तौर पे रिकवरी प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवाइवल ऑफ ओल्डेस्ट ज़ॉम्बी वायरस। जो रिवाइवल की बात कही गई है ओल्डेस्ट ज़ॉम्बी वायरस को, इसको हम जानेंगे। फिर किस कंट्री के द्वारा किया गया ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। French scientists have warned of the onset of another outbreak after they revived a 48,500-year-old zombie virus। फ्रेंच साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि ऑनसेट हो सकता है अनदर आउटब्रेक का, रिवाइवल होने के बाद 48,500 ईयर ओल्ड ज़ॉम्बी वायरस का। ज़ॉम्बी वायरस इज द टर्म यूज्ड फॉर दोज वायरस व्हिच हैव बीन डोरमेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ज़ॉम्बी वायरस जो है ये एक टर्म है जिसका उपयोग किया जाता है वैसे वायरस के लिए जो कि डोरमेंट है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से। द वायरस इमर्ज ड्यू टू द थ्रोइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट एज द ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग। और ये जो वायरस है ये इमर्ज किया क्योंकि जो थ्रोइंग हुआ परमाफ्रॉस्ट का ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने के कारण, इसके कारण ज़ॉम्बी वायरस इमर्ज हो पाया है। All of the zombie virus have the potential to be infectious and hence pose a health danger। और जो सारा zombie वायरस है उसका पोटेंशियल है कि ये इन्फेक्शियस हो सकता है और इसके कारण हेल्थ डेंजर आ सकता है। The oldest zombie virus is Pandora virus Yodoma, named after the mythological character Pandora। और जो सबसे पुराना zombie वायरस है वो पंडोरा वायरस योडोमा है जिसका नाम मिथोलॉजिकल कैरेक्टर पंडोरा के नाम पर रखा गया। पंडोरा वायरस वाज रीडिस्कवर्ड इन ए लेक यूचेनी एलाइच इन याकुटिया, रशिया। और जो पंडोरा वायरस है उसको डिस्कवर किया गया था जो आपका लेक है यूकेची एलाइच याकुटिया, रशिया पे, वहां पे इसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोइबोस टी। तो हम जानेंगे रोइबोस टी के बारे में। COP15 इंडाइजेनस ग्रुप टू बेनिफिट फ्रॉम रोइबोस टी। जो COP15 इंडाइजेनस ग्रुप है उनको बेनिफिट मिलेगा रोइबोस टी का। ये इंडेमिक है साउथ अफ्रीका के लिए। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इंडेमिक है। ये एक नेचुरल हर्ब है, यूनिक है साउथ अफ्रीकन कैडरबर्ग माउंटेन के लिए। जो नेचुरल हर्ब है इसको प्रोसेस किया जाता है नेचुरली सूथिंग ड्रिंक के तौर पे। ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, नेचुरली कैफीन फ्री होते हैं, एडिटिव फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, कलरेंट फ्री और काफी कम इसमें टैनिन होता है। द सैन एंड खोई कम्युनिटी वे आर द फर्स्ट टू लर्न अबाउट द हेल्थ बेनिफिट। और जो आपका सैन एंड खोई कम्युनिटी है वो पहले से जिन्होंने सीखा था इनके हेल्थ बेनिफिट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा युद्ध अभ्यास। पहले भी हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, जानेंगे ये कहाँ पे हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज किया गया और कहाँ पे हुआ है। तो जो 18th एडिशन था आपका इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का, इसको कंक्लूड किया गया उत्तराखंड पे। तो ये कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। इंडिया यूएस के बीच का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका मकसद था इनहेंस करना इंटर ऑपरेबिलिटी को और शेयर करना एक्सपर्टाइज को दोनों आर्मीज के बीच में पीस कीपिंग और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के लिए। जो अदर इंडो यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो जैसे आपका आर्मी के लिए युद्ध अभ्यास हो गया और वज्र पहाड़ हो गया, नेवी के लिए मालाबार हो गया, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.